Hello students, I am Abhay Kumar going to discuss part 10 of the chapter 6 electromagnetic induction of class 12. In this part I am going to solve the problems of NCERT textbook which has not solved yet. First of all, problem number 6.1. It is predict the direction of, which is question number 6.1 of the NCERT textbook of the chapter 6. The question is 6.1 is predict the direction of induced EMF in the situations described in the by the following figure 2A, 2A to F. In figure a bar magnet, south pole of bar magnet is moved towards a coil, and so Q face of the coil we have such a south pole so that it repel the bar magnet, while the other end P of the coil we have such a north pole. So direction of EMF will induce EMF in this coil will be along P to Q. यहाँ डायरेक्शन P से Q की तरफ होगा जिससे कि साउथ पोल को कॉइल के नज़दीक आने का, निकट आने का अपोज कर सके. देयरफॉर डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस EMF जो आंसर होगा इसका P to Q. यहाँ Q फेस जो है साउथ पोल जैसा बिहेव करेगा जिससे कि साउथ पोल बार मैग्नेट के साउथ पोल को रिपेल कर सके. इसलिए जो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट होगा वह अपोजिंग नेचर का होगा, वह साउथ पोल को नज़दीक लाने का अपोज करेगा. इसलिए डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस EMF इन द फिगर 2A इज इन द गिवन क्वेश्चन इज P to Q. डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस EMF हमने एरो दे दिया है P to Q. दैट इज डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इज P to Q. यहाँ डायरेक्शन ऑफ induced current in figure A is P to Q. मैंने इसका डायरेक्शन भी इसमें इंडिकेट कर दिया है P to Q. Now in figure B, a bar magnet NS is moved away from the left coil and it moves towards the right coil. Now north pole Q face of the bar magnet, Q face of the coil, Q end of the coil and X end of the other coil, right coil, both we have such a south pole. इधर नॉर्थ पोल को क्यों इस फर्स्ट कॉइल से दूर ले जा रहे हैं तो यहाँ जो पोलरिटी होगी यहाँ साउथ पोल हो जाएगा जिससे कि उसको बार में नॉर्थ पोल को दूर ले जाने का अपोज करेगा. इसलिए ये जो फेस होगा ये क्यू वाला फेस, ये फेस अपर फेस ऑफ द कॉइल इस बिहेव से साउथ पोल, और यहाँ भी साउथ पोल को ला रहे हैं, इसको नज़दीक ला रहे हैं तो ये भी साउथ जैसा बिहेव करेगा जिससे कि इसको रिपेल कर सके. सेकेंड कॉइल भी बार मैग्नेट को रिपेल कर सके तो इसलिए यहाँ भी साउथ प्रोड्यूस हो जाएगा. साउथ पोल इस फेस के सेकेंड कॉइल के ये जो साउथ पोल बार मैग्नेट का नज़दीक वाला जो फेस है वहाँ साउथ पोल, और यहाँ पर भी इसमें भी साउथ पोल प्रोड्यूस हो जाएगा. फर्स्ट कॉइल के नॉर्थ पोल के जो नॉर्थ पोल के नज़दीक जो पोल है फेस है कॉइल का, तो वहाँ भी साउथ पोल पोलरिटी होगा. क्योंकि बार मैग्नेट को दूर ले जा रहे हैं, नॉर्थ पोल को दूर ले जा रहे हैं तो यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस EMF ऐसा होगा जिससे कि नॉर्थ पोल को दूर ले जाने का अपोज करे, इसलिए साउथ पोलरिटी हो जाएगी. तो साउथ पोलरिटी हो जाएगी तो चूँकि इसको दूर ले जा रहे हैं इसलिए इंड्यूस करंट का डायरेक्शन इसमें इसको दूर ले जाने का अपोज करेगा, इसलिए इंड्यूस करंट का डायरेक्शन Q to P हो जाएगा फर्स्ट कॉइल में. और इसमें चूँकि साउथ पोल को नज़दीक लाने का अपोज करेगा तो इसलिए इसका जो डायरेक्शन होगा X to Y हो जाएगा. तो फिगर 1 में या इसमें जो इंड्यूस करंट का डायरेक्शन होगा इसमें फर्स्ट कॉइल में Q to P डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट फर्स्ट कॉइल में Q to P हो जाएगा जिससे कि नॉर्थ पोल को दूर ले जा रहे हैं फर्स्ट कॉइल से तो उसको दूर ले जाने का अपोज करेगा डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट, इसलिए करंट का डायरेक्शन P to Q होगा. Q to P इंड्यूस करंट हो जाएगा फर्स्ट कॉइल में Q to P, एंड इन सेकेंड कॉइल में जो सेकेंड कॉइल है बगल में राइट साइड वाला लेफ्ट कॉइल में तो Q to P हो गया, और इसमें जो है X to Y, इसलिए कि यहाँ जो साउथ पोल है इसके साउथ पोल को नज़दीक लाएंगे तो यहाँ पर भी सेकेंड कॉइल का जो साउथ पोल के नज़दीक वाला जो एंड है वो साउथ पोल जैसा बिहेव करेगा जिससे कि साउथ पोल को नज़दीक लाने का अपोज कर सके. तो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट होगा वह जो इंड्यूस करंट होगा X to Y होगा जिससे कि साउथ पोल को इसके सेकेंड कॉइल के
फेस के सेकेंड कॉयल या जो राइट साइड में जो कॉयल है उसका जो लेफ्ट फेस है वह साउथ पोल जैसा बिहेव करेगा, इसलिए इंड्यूस करंट का डायरेक्शन अभी ऐसा होगा जिससे कि साउथ पोल को नज़दीक लाने का अपोज कर सके, इसलिए X/Y होगा इन द सेकेंड कॉयल X/Y। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट। एंड फिगर सी, अब देखें यहाँ पर करंट जो है इसमें फिगर सी में ये बैटरी है, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल ये है ऊपर प्लस, जो कि बिग लाइन से रिप्रेजेंट है और स्मॉल लाइन से, दो पैरेलल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं बैटरी का, एक बिग लाइन और दूसरा स्मॉलर लाइन वर्टिकल लाइन, और ये प्लस होता है जो बिग लाइन होता है वर्टिकल लाइन प्लस, और स्मॉल जो वर्टिकल लाइन होता है उसके पैरेलल वो नेगेटिव होता है। तो बैटरी का सिंबल है। तो इसमें करंट को इसमें की को क्लोज करके करंट को इंक्रीज किया जाता है, तो ये करंट का डायरेक्शन इंक्रीजिंग करंट है। तो इसलिए अब इसमें जो बगल का कॉयल है, इसमें नज़दीक का जो कॉयल है, इसमें करंट का डायरेक्शन ऐसा होगा जिससे कि इसमें करंट इंक्रीज करने का अपोज करे। तो इसमें जो करंट का डायरेक्शन हो जाएगा वो XYZ हो जाएगा, इस ढंग से XYZ, जिससे कि जो प्राइमरी कॉयल है उसमें जिसमें कि बैटरी लगी है, की लगा है, तो की क्लोज करने पर करंट अचानक करंट इंक्रीज करेगा। तो बगल वाला जो कॉयल है जिसमें इंड्यूस करंट जो प्रोड्यूस होगा वह ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, यहाँ इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज करेगा प्राइमरी कॉयल में, तो इसमें भी सेकेंडरी कॉयल में इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगा, और वह इसमें जो प्राइमरी कॉयल है फर्स्ट कॉयल जिसमें कि करंट फ्लो कर रहा है, इंक्रीज किया है, तो उसमें करंट इंक्रीज करने का अपोज करेगा। इसलिए ये जो डायरेक्शन होगा इसमें क्लॉकवाइज है, तो इसमें ये नियर बाई कॉयल में करंट का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज, दैट इज XYZ। तो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इन फिगर सी इज डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज XYZ, डायरेक्शन होगा इंड्यूस करंट का XYZ इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इन XYZ। तो आंसर इज XYZ इन फिगर सी। इन फिगर डी, यहाँ रियोस्टेट है, यहाँ ये रियोस्टेट है, और रियोस्टेट का वैल्यू को चेंज करके करंट को इंक्रीज किया जा रहा है। इसमें देखिए करंट इसमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट इंक्रीज है, तो बगल का जो कॉयल है नज़दीक लेफ्ट साइड में उसमें इंड्यूस करंट का डायरेक्शन जो होगा इसके इंक्रीज करने का, इसमें करंट जो इंक्रीजिंग है उसका अपोज करेगा, मतलब उसको इंक्रीज करने का अपोज करेगा, मतलब उसको डिक्रीज करने का प्रयास करेगा। तो इसलिए डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इसका अपोजिट हो जाएगा, दैट इज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। दैट इज डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इन फिगर डी इज ZYX, इन द डायरेक्शन ZYX। तो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इसमें हो जाएगा फिगर डी में हो गया डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट ये होगा इसमें क्लॉकवाइज, क्योंकि मेन जो ये प्राइमरी कॉयल है उसमें करंट इंक्रीज कर रहा है रियोस्टेट का वैल्यू चेंज करके, करंट जो है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो नज़दीक में जो कॉयल है नियर बाई कॉयल जो सेकेंडरी कॉयल है उसमें करंट का जो डायरेक्शन होगा इसमें करंट इंक्रीज करने का प्राइमरी कॉयल में अपोज करेगा, डेट इज इसमें एंटी क्लॉकवाइज है प्राइमरी कॉयल में, तो इसमें नियर बाई कॉयल में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, डेट इज डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इज फ्रॉम इन ZYX डायरेक्शन। ZYX डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट हो जाएगा ZYX, along ZYX। And now in figure E, there are two coils. First is primary coil. इसमें कोर के ऊपर सोलेनॉइड है लिपटा हुआ, यहाँ दोनों कोर है, तो इसके ऊपर सोलेनॉइड लिपटा हुआ है। ये प्राइमरी कॉयल है, ये सेकेंडरी कॉयल है। अब इसमें करंट अचानक स्विच को ऑफ किया है, स्विच को यहाँ उठा दिया है, ओपन है, तो इसमें करंट जो है डिक्रीज करेगा। तो करंट डिक्रीज करेगा तो उसका डिक्रीजिंग करंट का जो डायरेक्शन प्राइमरी कॉयल में होगा, करंट डिक्रीज करेगा। तो इसलिए अब इसमें जो नज़दीक का कॉयल है सेकेंडरी कॉयल उसमें करंट का डायरेक्शन होगा इसके डिक्रीज का अपोज करेगा, इसलिए करंट का जो डायरेक्शन होगा वो XRY along XRY, जिससे कि इसमें जो डिक्रीज हो रहा है करंट में जो डिक्रीज हो रहा है उसका अपोज करेगा, इसलिए करंट का डायरेक्शन XRY। ये करंट का इंड्यूस करंट का डायरेक्शन इसमें नियर बाई कॉयल में सेकेंडरी कॉयल में along डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट हो जाएगा XRY along XRY। Direction of induced current in the second nearby coil when the key is open, switch is की क्लोज नहीं है, की ओपन कर दिया गया, प्रेस की को उठा दिया गया, तो उस सिचुएशन में करंट इसमें डिक्रीज करेगा। तो इसमें जो नियर बाई कॉयल है सेकेंडरी कॉयल
इसमें भी सोलेनॉइड है, ये भी सोलेनॉइड है एक कोर के ऊपर। तो कोर के ऊपर यहाँ कॉइल लिपटा हुआ है, वायर लिपटा हुआ है। तो इसमें जो करंट का डायरेक्शन ऐसा होगा कि इसमें तो करंट डिक्रीज कर रहा है क्योंकि इस प्रेस की को उठा दिया गया है। तो इसमें ये ओपन सर्किट हो गया, तो इसमें करंट डिक्रीज करेगा, तो इसमें डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट उसका डिक्रीज करने का अपोज करेगा, मतलब इंक्रीज करने का प्रयास करेगा। तो इसलिए इंड्यूस करंट का डायरेक्शन प्राइमरी कॉइल में करंट के डिक्रीज का अपोज करेगा, इसलिए करंट का डायरेक्शन हो जाएगा XRY, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट along XRY in the nearby secondary coil. And now in figure E, this is a circular loop in which current I is decreasing at a constant rate, क्योंकि करंट कांस्टेंट रेट से डिक्रीज कर रहा है इसलिए इंड्यूस करंट इसमें जीरो हो जाएगा। क्योंकि कांस्टेंट रेट से करंट डिक्रीज कर रहा है इसलिए देयर इज नो इंड्यूस करंट in this loop. So induced current is zero. In this case induced current is, in figure E induced current is zero. इसका आंसर होगा फिगर ई में इंड्यूस करंट जीरो, क्योंकि करंट कांस्टेंट रेट से डिक्रीज कर रहा है। सो देयर इज नो इंड्यूस करंट इन द लूप। तो इसका सभी मैंने इस जो क्वेश्चन है 6.1 इसके जो फिगर 2A to F सभी में सर्किट दिया है और उसमें इंड्यूस करंट का डायरेक्शन मैंने उसको रिप्रेजेंट किया, इंडिकेट किया डायरेक्शन को फिगर में भी और ऐसे भी उसका आंसर को भी यहाँ दिया गया है। सभी का आंसर फिगर बी के बगल में, फिगर ई के बगल में। तो डायरेक्शन भी इंडिकेट कर दिया हूँ और इसका आंसर भी इसको लिखा हूँ, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट। तो ये हो गया। और ये डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट ये अक्सर ये शॉर्ट क्वेश्चन में यूजुअली 2 मार्क्स के क्वेश्चन में अक्सर पूछा जाता है, किसी भी CBSE बोर्ड में या ऑल इंडिया में जितने भी बोर्ड्स हैं तो सभी में कभी ना कभी ये डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट को रिप्रेजेंट करने के लिए डायग्राम दे देगा, उसमें करंट का इंड्यूस करंट का डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करना होगा। तो अक्सर पूछा जाता है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये चीज़ है, ये सर्किट में डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट को इंडिकेट करना। Now question number 6.3, which is a long solenoid with 15 turns per cm has a small loop of area 2.0 cm square placed inside the solenoid normal to its axis. If the current carrying by the solenoid changes steadily from 2.0 ampere to 4.0 ampere in 0.1 second, what is the induced EMF in the loop while the current is changing? एक लॉन्ग सोलेनॉइड है जिसमें कि नंबर ऑफ टर्न्स पर सीएम कितने हैं, 15 हैं। तो इट इज़ गिवन स्मॉल n इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर सीएम ऑफ द सोलेनॉइड विच इज 15 टर्न्स पर सीएम। मतलब 1 सीएम में कितने हैं, 1 सेंटीमीटर में 1 सीएम में 15 टर्न है किसी सोलेनॉइड में, परिणालिका में 15 टर्न्स पर सीएम दैट इज 1 सीएम में 15 टर्न। तो 1 मीटर में कितना होगा, 1 मीटर में 100 सीएम, तो उसमें 15 × 100 1500 टर्न्स पर मीटर हो जाएगा, दैट इज 1500 टर्न्स पर मीटर। तो सोलेनॉइड में होगा। एरिया कितना है, हैज ए स्मॉल लूप ऑफ एरिया 2.0 cm स्क्वायर, स्मॉल लूप इनसाइड द सोलेनॉइड। एक स्मॉल लूप है 2.0 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया का, उसको सोलेनॉइड के अंदर रख दिया जाता है। तो एरिया इजकल टू एरिया इज 2.0 cm स्क्वायर, that is 2 × 10 to the power 1 cm is equal to 10 to the power minus 2 meter, 1 cm is 1/100 meter, that is 10 to the power minus 2 meter। सेंटीमीटर स्क्वायर है, that is 1 cm into 1 cm, that is 10 to the power minus 2 meter into 10 to the power minus 2 meter, that is 10 to the power minus 4 meter। 10 to the power minus 4 meter स्क्वायर हो गया। इसको SI यूनिट में कन्वर्ट कर दिया एरिया को। ए इज द एरिया, स्मॉल n इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। 15 टर्न्स 1 सेंटीमीटर में 15 टर्न पर सेंटीमीटर था, 1 सेंटीमीटर में 15 टर्न, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। तो इसलिए 1 सेंटीमीटर में 15 टर्न, तो 100 सेंटीमीटर में 1500 टर्न्स पर मीटर हो जाएगा। तो सोलेनॉइड के अंदर एक एरिया जिसका एरिया है 2 cm स्क्वायर, उसको रख दिया जाता है। इफ़ द करंट कैरीड बाय द सोलेनॉइड चेंजेज स्टीडली फ्रॉम 2.0 एम्पियर टू 4.0 एम्पियर, तो चेंज इन करंट कितना हो जाएगा इन द सोलेनॉइड, चेंज इन करंट DI इक्वल्स टू चेंज इन करंट DI इक्वल्स टू 2 एम्पियर से 4 एम्पियर हो गया, मतलब 4.0 एम्पियर माइनस 2.0 एम्पियर, दैट इज
2 एम्पियर, 2.0 एम्पियर, दैट इज 2 एम्पियर का चेंज होगा करंट में। और टाइम इंटरवल दिया है कितने टाइम में हुआ, 0.1 सेकेंड। दिस चेंज इन करंट अकर्स इन टाइम इंटरवल 0.1 सेकेंड विच इज़ वेरी शॉर्ट टाइम इंटरवल। सोलनॉइड से होकर करंट में जो चेंज होता है 2 एम्पियर से 4 एम्पियर, तो वो 0.1 सेकेंड में हो रहा है। तो टाइम इंटरवल डी टी, जो समय अंतराल है, टाइम इंटरवल डी टी इक्वल्स टू 0.2 सेकेंड है। तो व्हाट इज द इंड्यूस ईएमएफ इन द लूप वाइल द करंट इज चेंजिंग। और ये प्रॉब्लम 6.3 प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम सीबीएसई बोर्ड में भी पूछा जा चुका है और कुछ स्टेट बोर्ड्स में भी इसे पूछा गया है, तो इम्पॉर्टेंट ये प्रॉब्लम है। तो नाउ इंड्यूस ईएमएफ इन द लूप वाइल द करंट इज चेंजिंग। तो लूप में छोटा सा लूप है जिसका एरिया 2 सेंटीमीटर स्क्वायर है, उसको सोलेनॉइड के अंदर रखा गया है और सोलेनॉइड से होकर के करंट चेंज होता है 2 एम्पियर से 4 एम्पियर 0.1 सेकेंड में। तो जब करंट चेंज हो रहा है जिस इंटरवल में, व्हाट इज द इंड्यूस ईएमएफ इन द कॉइल वाइल द करंट इज चेंजिंग। तो 0.1 सेकेंड टाइम इंटरवल में करंट 2 एम्पियर से 4 एम्पियर चेंज इंक्रीज कर रहा है, दैट इज चेंज इन करंट हो रहा है, करंट में चेंज है 2 एम्पियर का। तो उस समय इंड्यूस ईएमएफ क्या होगा, क्योंकि इंड्यूस ईएमएफ कब होता है, जब करंट चेंज करता है। तो इंड्यूस ईएमएफ उस लूप में जो सोलेनॉइड के अंदर रखा है उसमें कैलकुलेट करना है। तो यूजिंग फैराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस ईएमएफ इज इक्वल टू d∅/dt, mod E इक्वल टू -d∅/dt, दैट इज d∅/dt। नाउ इंड्यूस ईएमएफ इन द कॉइल, इंड्यूस ईएमएफ इन द लूप, इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द लूप, ये कैलकुलेट करना है। स्मॉल ई का वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो यूजिंग फैराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, यूजिंग फैराडे के सेकंड लॉ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का यूज करेंगे। फैराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का दूसरा नियम, सेकंड लॉ, फैराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। वी हैव मॉड ऑफ ई, मॉड ले लेते हैं क्योंकि ई इक्वल टू -d∅/d होता है। इंड्यूस ईएमएफ इन द लूप इन द कॉइल इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स with negative sign which comes from the Lenz rule. So E mod is equal to -d∅/dt, and here it is d∅/dt, -d∅/dt is d∅/dt, that is d by dt, और phi is equal to b into a, phi is equal to मैग्नेटिक फील्ड इंटू फॉर्मूला जो फाई का है मैग्नेटिक फ्लक्स का, b इंटू ए, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, बी ए कॉस थीटा। तो यहाँ पर बी वेक्टर और एरिया वेक्टर दोनों का डायरेक्शन सेम होगा, इसलिए थीटा इज इक्वल टू 0 and cos 0 is equal to 1. So simply it is b into a. Magnetic flux linked with the loop is b into a. अब यहाँ पर चूंकि करंट चेंज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज करेगा, लेकिन एरिया कांस्टेंट है। एरिया जो लूप का है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, वो कांस्टेंट है, उसमें कोई इंक्रीज नहीं होगा। देयरफॉर E इक्वल टू एरिया कांस्टेंट है, एरिया को बाहर कर लेंगे डिफरेंशिएशन से, और चेंज होगा मैग्नेटिक फील्ड में, तो dB/dt। ए को डिफरेंशिएशन सिंबल से बाहर कर लिए, ब्रैकेट से बाहर कर लिए, क्योंकि ए जो है एरिया कांस्टेंट है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है क्योंकि करंट इंक्रीज कर रहा है। और बी का वैल्यू हम जानते हैं सोलेनॉइड के कारण, उसके अंदर सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है b इक्वल टू μ0 Ni। देयरफॉर और इक्वल्स टू ए, सिंस b इक्वल टू μ0 Ni, सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वह मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए सोलेनॉइड इज b इक्वल टू, सिंस b इक्वल टू μ0 n इंटू आई, देयरफॉर E इक्वल्स टू a d/dt, एरिया इंटू d/dt, μ0 इंटू ni। और यहाँ पर μ0 भी कांस्टेंट है, n भी कांस्टेंट है, तो केवल di/dt करंट चेंज करेगा टाइम के रिस्पेक्ट में। इक्वल टू μ0 को बाहर कर लेते हैं, μ0 को भी ब्रैकेट से, μ0 में n भी कांस्टेंट है, एरिया तो कांस्टेंट है ही, तो d/dt केवल i अंदर ब्रैकेट में होगा, तो di/dt। अब सभी का वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर, μ0 का, n का, a का, di और dt, सभी वैल्यू मेरे पास है। तो इंड्यूस ईएमएफ का वैल्यू मालूम हो जाएगा। उस सिचुएशन में इंड्यूस ईएमएफ का वैल्यू मालूम हो जाएगा, तो उसका वैल्यू पुट करना है सभी क्वांटिटीज़ का। E इक्वल टू μ0 NA di/dt। अब इस एक्सप्रेशन में
म्यू नॉट एन ए डी आई और डी टी, मैंने सभी का वैल्यू पुट करेंगे तो इंड्यूस ईएमएफ का वैल्यू मालूम हो जाएगा। Now putting the values of mu naught n a di and dt from the given data in the problem in this equation, suppose it is equation 1, we get a small e equals to induce, small e is the induced EMF in the loop में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल, small e is equal to mu naught is 4 pi into 10 to the power minus 7, a small n, number of turns per unit length is 15 turn per cm, that is 1500 turn per meter, that is 1500 turn per meter in SI unit. Area of the loop is 2 cm square, that is 2 into 10 to the power minus 4 meter square, 2 into 10 to the power minus 4 meter square, and di is change in current is 2 ampere and time is 0.1, not dt is 0.1 second, not 0.2 second. अब 0.1 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक जीरो, तो 0.1 से ये 2 के जगह यहाँ 20 हो जाएगा, और 20 का एक जीरो से इसका एक पावर न्यूट्रलाइज हो जाएगा -4 का, यहाँ -3 बचेगा, और यहाँ 2 जीरो है और यहाँ 1500 में 2 जीरो है और यहाँ -7 है, तो इसके 2 जीरो मतलब +2 पावर -2 पावर -7 के से न्यूट्रलाइज हो जाएगा, यहाँ -5. नाउ वी बी लेफ्ट विथ 15 into 4, that is 15 into 4 60 into 2 120 into 2, that is 240 multiplied by पाई के जगह पर 22/7, that is 3.14, और पावर जो आपका बच रहा है यहाँ -5 और -3 -8 हमने मल्टीप्लाई किया, 4 इंटू 15 60 इंटू 2 120 इंटू 2 यहाँ 240. अब इसके एक जीरो से यहाँ भी इसका एक पावर नेगेटिव पावर न्यूट्रलाइज होकर -7 यहाँ बचेगा. अब 3.14 में 24 से मल्टीप्लाई कर देता है, 3.14 में 24 से 4 इंटू 4 16 1 4 इंटू 4 + 1 5 4 इंटू 3 12 4 इंटू 2 8 2 into 1 2 3 into 2 6 8 plus 4 8 plus 5 13 3 1 2 plus 2 4 plus 1 5 6 plus 1 7, that is 75.36 multiplied by 10 to the power -7 वोल्ट, और इसको लिखा जा सकता है 7.536 into 10 to the power -6 वोल्ट. यहाँ -1 पावर यहाँ इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 7.5 इंटू 7.536 इंटू 10 to the power -6 हो जाएगा, और इसको राउंड ऑफ करके 7.5 मल्टीप्लाइड बाई 10 to the power -16 वोल्ट, दैट इज 7.5 माइक्रोवोल्ट. इट इज द आंसर इज 7.5 माइक्रोवोल्ट म्यू भी. 1 micro is 10 to the power -6. So induced EMF in the loop is 7.5 into 10 to the power -6 volt, that is 7.5 microvolt. Micro का symbol mu. Now problem number 6.6, which is a circular coil of radius 8 cm and 20 turns rotates about its vertical diameter with an angular speed of 500 radian per second in a uniform horizontal magnetic field of magnitude 3 into 10 to the power -2 Tesla. Obtain the maximum and average in the EMF induced in the coil if the coil form a closed loop of resistance 10 ohm, and then calculate the average power loss due to Joule heating effect. Where does this power come from? एक सर्कुलर कॉयल है, एक वृत्तीय कुंडली है जिसका रेडियस 8 सेंटीमीटर है और रोटेशन है, नंबर ऑफ टर्न्स उसमें है 20 है, और वह कॉयल रोटेट कर रहा है अपने वर्टिकल डायमीटर के अबाउट. ये सर्कुलर कॉयल इसका डायग्राम को शो कर रहे हैं यहाँ. सर्कुलर कॉयल है और इसका वर्टिकल डायमीटर है, देखिए वर्टिकल डायमीटर इसका उदर व्यास है, ये मान लिया कि CD है, इसी के अबाउट रोटेट कर रहा है,
इसी एक्सिस के अबाउट, जो कि इसका वर्टिकल डायमीटर है, और कितने से रोटेट कर रहा है, एंगुलर स्पीड कितना है, ओमेगा है इसका रोटेशन, ये इसी डायमीटर के अबाउट रोटेट कर रहा है। एंगुलर स्पीड कितना है, ओमेगा, मान लिया ओमेगा स्पीड दिया हुआ है, ओमेगा का वैल्यू, एंगुलर स्पीड इज गिवन 500 रेडियन पर सेकेंड। तो ये वर्टिकल डायमीटर है इसका, इसके अबाउट रोटेट कर रहा है। तो कितना इसमें, और मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड का 3 × 10⁻² टेस्ला है। तो मैक्सिमम और एवरेज इंड्यूस ईएमएफ कितना होगा कॉइल में, वो करना है। तो इंड्यूस ईएमएफ इन द कॉइल तो जीरो हो जाएगा, इसलिए कि इंड्यूस ईएमएफ द कॉइल का जो एक्सप्रेशन होता है इक्वल टू E0 sin ओमेगा टी। तो मैक्सिमम ईएमएफ तो होगा E0 NAB ओमेगा, लेकिन एवरेज वैल्यू जो साइन ओमेगा टी का होता है वो जीरो होता है एक कंप्लीट साइकिल में। तो इसलिए इंड्यूस ईएमएफ तो जीरो हो जाएगा, एवरेज इंड्यूस ईएमएफ जो है वो जीरो हो जाएगा, लेकिन मैक्सिमम इंड्यूस ईएमएफ होगा। तो नाउ इट इज गिवन रेडियस r, स्मॉल r of the circular coil is 8 cm, that is 8.0 cm, that is 8 cm, that is 8/100 meter, that is 8 × 10⁻² meter। और एरिया ऑफ द कॉइल हो जाएगा A = πr² that is pi into r का वैल्यू है 8 × 10⁻², तो that is pi into pi 3.14 इंटू रेडियस इज 8 × 10⁻² स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा 64 × 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। इतना एरिया हो जाएगा πr², r का वैल्यू 8 × 10⁻², 8 cm है, तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर दिए 8/100 दैट इज 8 × 10⁻² मीटर, और उसका स्क्वायर होगा r², तो 8 × 10⁻² का स्क्वायर दैट इज 64 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। एरिया भी हो गया इसका। नंबर ऑफ टर्न्स इज गिवन n = 20 टर्न्स एंड ये रोटेट कर रहा है अपने वर्टिकल डायमीटर के अबाउट। अभी हमने डायग्राम बनाया था। तो और एंगुलर स्पीड कितना है, ओमेगा, डायग्राम को रिप्रेजेंट किया था, अभी हमने दर्शाया था, और ओमेगा = 500 रेडियन पर सेकेंड, 500 रेडियन पर सेकेंड एंगुलर स्पीड है। एंड मैग्नेटिक फील्ड, हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड V = 3 × 10⁻² टेस्ला, BH = B here 3 × 10⁻² टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड है। तो एवरेज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इंड्यूस ईएमएफ, तो मैक्सिमम वैल्यू जो फार्मूला होता है इंड्यूस ईएमएफ का, वो वाले ये एवरेज इंड्यूस ईएमएफ जो होगा कॉइल में वह तो जीरो हो जाएगा, इसलिए कि एवरेज वैल्यू साइन ओमेगा टी होता है। इंड्यूस ईएमएफ इन द कॉइल होता है कितना, E = E0 sin ओमेगा टी, और साइन ओमेगा टी का एवरेज वैल्यू वन कंप्लीट साइकिल में साइन ओमेगा टी का एवरेज वैल्यू वह जीरो होता है, इसलिए ये एवरेज जो वैल्यू होगा, ये एवरेज इन वन कंप्लीट साइकिल, ये एवरेज = 0, एवरेज वैल्यू इज वन कंप्लीट साइकिल इज 0, एवरेज वैल्यू ऑफ इंड्यूस ईएमएफ इज 0, ये एवरेज 0, इसलिए कि साइन ओमेगा टी इसमें है। इंड्यूस ईएमएफ का एक्सप्रेशन में E0 sin ओमेगा टी, और साइन ओमेगा टी का एवरेज वैल्यू वन कंप्लीट साइकिल में 0 होता है, इसलिए इंड्यूस ईएमएफ, एवरेज वैल्यू ऑफ इंड्यूस ईएमएफ इन द कॉइल इज 0, ई एवरेज इज 0, एंड एवरेज वैल्यू 0 हो गया। अब मैक्सिमम वैल्यू हम ऑब्टेन कर सकते हैं इसमें, मैक्सिमम वैल्यू, नाउ मैक्सिमम वैल्यू इंड्यूस वैल्यू, मैक्सिमम इंड्यूस वैल्यू ईएमएफ, मैक्सिमम ईएमएफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, मैक्सिमम इंड्यूस्ड ईएमएफ इज E0 = NAB ओमेगा। यहाँ जो एक्सप्रेशन हमने लिखा है इंड्यूस ईएमएफ इन द कॉइल विथ व्हेन इट इज रोटेटेड इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज E = E0 sin ओमेगा टी। तो E0 का वैल्यू NAB ओमेगा, N क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स है सर्कुलर कॉइल में, A एरिया है, B मैग्नेटिक फील्ड है, ओमेगा एंगुलर स्पीड है, कोणीय चाल है। तो एवरेज वैल्यू तो पहले हम निकाल लिए इसका, E एवरेज = 0, एवरेज वैल्यू ऑफ इंड्यूस ईएमएफ इन वन कंप्लीट साइकिल इज 0, क्योंकि साइन ओमेगा टी का वैल्यू वन कंप्लीट साइकिल में 0 होता है, इसलिए एवरेज वैल्यू जो इंड्यूस होगा लूप में वह जो है 0 हो जाएगा। एवरेज ईएमएफ इंड्यूस इन द कॉइल इज 0, लेकिन मैक्सिमम ये एवरेज वैल्यू हो गया, एवरेज इंड्यूस ईएमएफ जो कि 0 होगा, एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द कॉइल, इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द कॉइल इज 0। नाउ मैक्सिमम ईएमएफ इज E0 = NAB ओमेगा, उसी एक्सप्रेशन में E = E0 sin ओमेगा टी है, तो E0 का वैल्यू NAB ओमेगा,
और n वैल्यू पुट कर देंगे, n इजकल टू और ई नॉट इजकल टू और ई नॉट इक्वल्स टू n इज नंबर ऑफ टर्म्स इज 20 and area is 3.14 into 64 into 10 to the power minus 4 area. Magnetic field is 3 into 10 to the power minus 2, 3 into 10 to the power minus 2, and omega is 500 radian per second. After multiplication, we can obtain the value of E as E naught equals to 0.603 volt, which is the peak value of or maximum value of induced EMF in the loop when it is rotated with angular speed 500 रेडियन पर सेकेंड. जब सर्कुलर कॉइल को 500 रेडियन पर सेकेंड के चाल से स्पीड से उसके वर्टिकल डायमीटर के अबाउट रोटेट किया जाएगा, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड जिसका मैग्नीट्यूड है 3 × 10⁻² टेस्ला, तो उसमें इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होगा जिसका एवरेज वैल्यू 1 कंप्लीट साइकिल में 0 होगा, क्योंकि साइन ओमेगा टी का एवरेज वैल्यू 1 कंप्लीट साइकिल में 0 होता है. इसलिए एवरेज इंड्यूस ईएमएफ इन द लूप सर्कुलर कॉइल और लूप इज 0, बट मैक्सिमम ईएमएफ इज ई नॉट इजकल टू एन ए बी ओमेगा. ये फार्मूला हमने डिराइव भी किया था एसी जनरेटर जब पढ़ाया था, एसी जनरेटर डिस्कस किया था, तो उसमें इंड्यूस उसके थ्योरी में एक्सप्रेशन ये मालूम हुआ था, ऑब्टेन हुआ था ई नॉट एन ए बी ओमेगा. तो इसका सभी का वैल्यू रख करके एन का वैल्यू, एरिया का वैल्यू, बी मैग्नेटिक फील्ड का और ओमेगा का वैल्यू रखकर और आफ्टर सिंप्लीफिकेशन आफ्टर कैलकुलेशन वी कैन ऑब्टेन ई नॉट इजकल टू 0.603 वोल्ट. तो इसमें हमको दो चीज़ मालूम हो गया. अब हमको मालूम करना है कैलकुलेट द एवरेज इंड्यूस इन द कॉइल इफ द कॉइल फॉर्म में क्लोज लूप ऑफ रेजिस्टेंस 10 ओम. कॉइल जो है सर्कुलर कॉइल वह उसका रेजिस्टेंस जो है 10 ओम दिया है, 10 ओम. तो कैलकुलेट द एवरेज पावर लॉस ड्यू टू जूल हीटिंग. तो जूल हीटिंग के कारण जो एवरेज पावर लॉस होता है वह होता है 1/2 ई नॉट इंटू आई नॉट. तो हमको तो ई नॉट मालूम हो गया, मैक्सिमम इंड्यूस ईएमएफ इन द कॉइल. अब हम आई नॉट भी मालूम कर लेंगे, रेजिस्टेंस दिया हुआ है. तो ओम्स लॉ से आई इजकल टू ई अपॉन आर, भी अपॉन आर, हेयर आई नॉट इजकल टू ई नॉट अपॉन कैपिटल आर. इससे मालूम हो जाएगा आई नॉट. उसके बाद एवरेज पावर हम मालूम कर लेंगे. और कहाँ से ये आएगा, तो ये पावर एवरेज, वेयर डज दिस पावर कम फ्रॉम. तो ये दो चीज़ का दो पार्ट का और सॉल्यूशन करना है. Now we have to calculate average power loss due to Joule heating. For this we have to calculate the value of peak current, maximum current in the coil, circular coil. So because resistance of the loop is 10 ohm, so now peak current I naught is equal to peak current or maximum current I naught, I max or I naught is E naught upon R, V upon R, I is equal to V by R using Ohm's law. तो V के जगह peak value of EMF है, induced EMF in the coil, which is 0.603 and resistance is 10 ohm. Therefore it is 0.0603 ampere. 0.603 peak value of induced EMF in the coil, circular loop, circular coil, and resistance of the coil is given 10 ohm. So using Ohm's law, peak current in the coil is I naught is equal to E naught upon R, that is 0.603 upon 10, that is 0.0603 ampere. Therefore average power loss due to Joule heating, therefore average power loss due to Joule heating is P average power loss. फार्मूला इसका 1/2 into E0 multiplied by peak value of induced EMF multiplied by peak value of current, that is 1/2 multiplied by E0 is 0.603 and I0 is 0.0603. That is after multiplication we can get
we can obtain here 0.06 into 636, उसके बाद जो टर्म है उसको नेगलेक्ट कर देंगे वो जीरो, तो 0.036 अपॉन टू भी है यहाँ, तो ये हो गया 0.018 वाट, 0.036 अपॉन 2 that is 0.018. Therefore average power loss is due to joule heating is average power loss due to joule heating is, therefore P average is 0.018 watt. W watt का सिंबल W, वाट इसको W सिंबल से डिनोट कर सकते हैं. दिस इज द आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम. एंड where does this power come from? This power loss comes from, this average power loss comes from the external source which is rotor, external rotor which provides necessary torque to rotate the coil. तो सोर्स क्या है? एक्सटर्नल सोर्स है जो कि एक्सटर्नल रोटर है. तो where does this power comes from? It comes from average power comes from, this power comes from the external rotor. आंसर इज फ्रॉम द एक्सटर्नल रोटर. और रोटर क्या करेगा? प्रोवाइड करेगा, टॉर्क प्रोवाइड करेगा रोटर उसको रोटेट करने के लिए, कॉइल को रोटेट करने के लिए. तो एवरेज पावर, दिस पावर कम्स फ्रॉम द एक्सटर्नल रोटर, जो कि टॉर्क प्रोवाइड करेगा सर्कुलर कॉइल को रोटेट कराने के लिए. दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम. नाउ प्रॉब्लम नंबर 6.11. और ये प्रॉब्लम जो प्रीवियस प्रॉब्लम था उसी जैसा है. सपोज द लूप इन एक्सरसाइज 6.4 इज स्टेशनरी but the current feeding the electromagnet that produces the magnetic field is gradually reduced so that the field decreases from its initial value of 0.3 Tesla at the rate of 0.02 Tesla per second. If the cut is joined and the loop has a resistance of 1.6 ohm, how much power is dissipated by the loop as heat and what is the source of this power? यहाँ भी एक्सटर्नल पावर, एक्सटर्नल जो सोर्स ऑफ पावर इज एक्सटर्नल सोर्स जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेट के रूप में है. तो जिसके कारण फील्ड में कमी आ रही है. मैग्नेटिक फील्ड इज ग्रेजुअली रिड्यूस्ड सो डैट द फील्ड रिड्यूसेस फ्रॉम इट्स इनिशियल वैल्यू ऑफ 0.3 टेस्ला से घट करके किस रेट से घट रहा है मैग्नेटिक फील्ड? 0.02 टेस्ला पर सेकेंड. So now I am going to solve it, and it is related to the problem 6.4, which that problem is already solved by me in the previous part, solution to NCERT text problems. और प्रॉब्लम 6.4 में एक रेक्टेंगुलर लूप है जिसका लेंथ है 8 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ है 2 सेंटीमीटर, और उस लूप में कट बना हुआ है, एक जगह कटा हुआ है, उसमें कट है. अब कह रहा है कि दोनों कट को जहाँ कट है, रेक्टेंगुलर लूप में जहाँ कट है, कटा हुआ है, उसको अगर ज्वाइन कर दिया जाए, उसके दोनों इंट जो कट है उसके दोनों इंट को ज्वाइन कर दिया जाए तो कितना एवरेज पावर और उसका रेजिस्टेंस कितना है? कट इज ज्वाइन एंड द लूप हैज ए रेजिस्टेंस आर दिया है, कैपिटल आर. लूप का रेजिस्टेंस दिया है 1.6 ओम. तो हाउ मच पावर इज डेसिपेटेड बाय द लूप एज हीट? तो उस लूप के द्वारा कितना पावर डेसिपेट होगा हीट के रूप में, कैलकुलेट करना है. तो हेयर इट इज गिवन लेंथ ऑफ द लूप इज 8 cm in question in problem 6.4. 8 cm, that is 8 into 10 to the power minus 2 meter, and width of the loop is b is equal to 2 cm, जो कि 2 into 10 to the power minus 2 meter. Therefore area of the rectangular loop is a is equal to L into b, length into breadth, that is 8 multiplied by 2, 8 into 10 to power minus 2, that is
8 into 10 to the power minus 2 meter multiplied by 2 into 10 to the power minus 2 meter, that is 16 into 10 to the power minus 4 meter square is the area of the rectangular loop in problem 6.4. अब जो मैग्नेटिक फील्ड इसमें जो डिक्रीज कर रहा है इनिशियल वैल्यू 0.3 टेस्ला से किस रेट से 0.02 टेस्ला पर सेकेंड, दैट इज dB by dt. Change in magnetic field, that is decrease in magnetic field with respect to time, dB by dt is given 0.02 Tesla per second. Now induced EMF in the first of all we have to calculate the induced EMF in the coil in the loop E is equal to minus d phi upon dt. Then we have power is equal to, then we can obtain I, value of current, I is equal to E upon R. R is also given, resistance of the coil is given, resistance of the loop is given which is 1.6 ohm. तो पहले अगर हम इंड्यूस EMF मालूम कर लेते हैं तो करंट भी मालूम हो जाएगा. उसके बाद पावर इजकल टू E इंटू आई, पावर इजकल टू E इंटू आई, नहीं तो आई स्क्वायर आर, तो हम ऑब्टेन कर लेंगे पावर लॉस. Now using Faraday's second law we have E is equal to magnitude of E is equal to induced EMF in the loop is d phi upon dt, mod of d phi by dt, और phi is equal to b into a. तो एरिया तो इसका कांस्टेंट है d by dt, phi is equal to b into a, लेकिन एरिया तो कांस्टेंट है, एरिया को बाहर कर लेंगे ब्रैकेट के. एरिया इज टेकन आउट ऑफ द ब्रैकेट एंड देयर इज डिक्रीज इन मैग्नेटिक फील्ड विथ रेस्पेक्ट टू टाइम dB a into dB by dt, and area is given, area is 8 into 16 into 10 to the power minus 4 multiplied by dB by dt is given, rate of change of magnetic field, rate of decrease of magnetic field with time dB by dt is 0.02 Tesla per second, 0.02 Tesla per second. तो 0.02 हो गया 0.02, दैट इज 16 इंटू 2 32, और दो प्लेस पर डिसमल है तो 0.32 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4, एंड दिस इज वोल्ट. इंड्यूस EMF है, दिस इज वोल्ट. नाउ E इज इक्वल टू, देयरफॉर mod of E is equal to 0.32 into 10 to the power minus 4 volt. Now we have to calculate average power loss. तो पावर लॉस इज इक्वल टू, नाउ वी हैव टू कैलकुलेट करंट. तो करंट रेजिस्टेंस दिया है, रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल इज 1.6, और इसको हम लिख सकते हैं ई को लिखा जा सकता है 10 से मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड कर देंगे, 3.2 इंटू 10 टू पावर माइनस 5, 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 वोल्ट भी इंड्यूस EMF इन द रेक्टेंगुलर लूप. Now we have to find current. तो current I is equal to E upon R. Now induced current in the rectangular loop is given by using Ohm's law. Induced current जिसे प्रेरित धारा कहा जाता है हिंदी में. इंड्यूस करंट इन द रेक्टेंगुलर लूप, आयताकार लूप में उत्पन्न प्रेरित धारा इज गिवन बाई आई इक्वल्स टू ई अपॉन आर, वी अपॉन आर, दैट इज ई अपॉन आर, एंड कैप इज इंड्यूस EMF इज 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5, एंड रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल इज कैपिटल R इज इक्वल टू, resistance of the coil is given, resistance of the coil is 1.6 ohm, resistance of the coil is 1.6 ohm, that is ये 2 से कैंसिल हो गया, 3.2 1.6 है 2 टाइम्स, that is 2 into 10 to the power minus 5 ampere. Now how much power is dissipated by the loop as heat? तो पावर डिसिपेटेड एज हीट इज पावर डिसिपेटेड एज बाय द लूप एज हीट इज P इक्वल टू पावर डिसिपेटेड इक्वल टू
E into I, V into I, वोल्टेज इंटू पोटेंशियल, वोल्टेज इंटू करंट, पावर होता है, यानी तो V इक्वल टू पावर V इक्वल टू आई आर, तो आई आर इंटू आई डेट इज आई स्क्वायर आर, आई स्क्वायर कैपिटल आर, और आई इज करंट इज 2 इंटू 10 टू द पावर -5 स्क्वायर, एंड रेजिस्टेंस ऑफ द coil is rectangular loop is 1.6, that is 2 into 2 square 4 into 10 to the power 5 स्क्वायर है, -5 का स्क्वायर दैट इज -10, 2 into 10 to the power 5 स्क्वायर इज 4 into 10 to the power 2 स्क्वायर 4, 10 to the power -5 स्क्वायर इज -10 into 1.6 that is 6.4, 1.6 multiplied by 4 that is 64, 6.4 into 10 to the power -10, and this is watt W. This is the answer of this problem. Power dissipated by the loop as heat is P is equal to I square R, that is 2.5 2 into 10 to the power -5 square into 1.6, R का वैल्यू है, resistance of the loop, which is the final answer is 6.4 into 10 to the power -5 watt. What is the source of this power? The source of this power is the external source which produces change in the magnetic field. पहले भी मैंने बतलाया. तो what is the source of this power? So source of this power is external source. Source of this power is external source. You can write it. Source of this power loss is power dissipated is source of this power is the external source, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेट है, इज द एक्सटर्नल सोर्स विच कॉजेज चेंज इन द मैग्नेटिक फील्ड. एक्सटर्नल सोर्स विच कॉजेज चेंज इन द मैग्नेटिक फील्ड, कॉजेज चेंज इन द मैग्नेटिक फील्ड. एक्सटर्नल सोर्स ही है वह जो कि मैग्नेटिक फील्ड में, चुंबकीय क्षेत्र में कमी लाता है इन द मैग्नेटिक फील्ड. And this is the answer of this part of the problem. Now problem number 6.8, which is current in a circuit falls from 5.0 ampere to 0.0 ampere in 0.1 second if an average EMF of 200 volt is induced. EMF इंड्यूस होता है उस सर्किट में 200 वोल्ट. गिव एन एस्टिमेट ऑफ द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द सर्किट. सेल्फ इंडक्टेंस उस सर्किट का मालूम करना है, ऑब्टेन करना है, कैलकुलेट करना है, कैपिटल एल. और करंट फॉल करता है कितना, 5.0 से 0. DI दैट इज चेंज इन करंट. DI इज 0 एम्पियर, 0.0 एम्पियर टू 5 एम्पियर. तो फाइनल वैल्यू 0.0 एम्पियर माइनस इनिशियल वैल्यू इज 5.0, डिक्रीज हो रहा है 5.0, दैट इज माइनस 5.0 एम्पियर. एंड dt इज टाइम इंटरवल इज 0.1 सेकेंड, एंड EMF इंड्यूस इज 200 वोल्ट. नाउ यूजिंग द फार्मूला we have E is equal to minus L di upon dt. Therefore L equals to E upon E into dt multiplied by di. माइनस di करंट में चेंज आ रहा है, डिक्रीज. नाउ द वैल्यू ऑफ E कैपिटल E 200 वोल्ट, dt 0.1 सेकेंड अपॉन di माइनस करंट में डिक्रीज है, di इज माइनस 0.5, और इसमें एक माइनस साइन पहले से है, माइनस di नेगेटिव में यहाँ माइनस है, ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया. एल में ये नेगेटिव है और यहाँ भी di नेगेटिव है, इसलिए केवल यहाँ di इज नाउ di इज इक्वल टू 5. माइनस को हमने कैंसिल करा दिया, di या नहीं तो एक माइनस रखते हैं तो di का वैल्यू फिर यहाँ L इक्वल्स टू
यहाँ माइनस रहें तो फिर यहाँ डी आई का वैल्यू माइनस देंगे तो माइनस माइनस प्लस, यहाँ डी आई का वैल्यू -5 एम्पियर और माइनस अगर यहाँ रखा जाता है, अब माइनस माइनस कैंसिल हो गया प्लस, दैट इज ये 40 से कैंसिल हो गया, 5 मल्टीप्लाइड बाई 40 200 एंड 40 इंटू 0.1 दैट इज 4, 40 यहाँ 0.10 से न्यूट्रलाइज हो गया, कैंसिल हो गया, दैट इज 4 हेनरी। 4 हेनरी सेल्फ इंडक्टेंस का यूनिट हेनरी। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। और ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है 2 मार्क्स में। Now problem number 6.9, which is the final last problem of this part. A pair of adjacent coils has a mutual inductance of 1.5 Henry. If the current in one coil changes from 0 to 20 ampere in 0.5 second, what is the change of magnetic flux linkage with the other coil? Now I am going to solve it. Mutual inductance दिया है, has a mutual inductance of 2 coils. A pair of 2 coils का म्यूचुअल इंडक्टेंस 1.5 हेनरी है। 2 कॉइल्स का म्यूचुअल इंडक्टेंस अनोन्य प्रेरकत्व, जिसे हिंदी में कहा जाता है अनोन्य प्रेरकत्व, वह 1.5 हेनरी है। और करंट एक कॉइल में चेंज करता है कितना, चेंज इन करंट डी आई। एक कॉइल में जो प्राइमरी कॉइल होता है उसमें करंट में चेंज डी आई है, डी आई से रिप्रेजेंट किए हैं चेंज को। कितना है 0 to 20, दैट इज फाइनल वैल्यू 20 एम्पियर और इनिशियल वैल्यू 0 एम्पियर, दैट इज 20 एम्पियर। व्हाट इज द चेंज ऑफ फ्लक्स लिंक्ड विद द अदर कॉइल? अदर कॉइल से जो फ्लक्स में चेंज है वह d∅2 या उसे d∅2 इजकल टू d∅ इजकल टू वाट। तो चूँकि फाई जो होता है वह प्रोपोर्शनल होता है मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल, लिंक्ड विद द अदर कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग इन द नियर बाई प्राइमरी कॉइल। तो फाई वेरी आई और फाई इक्वल्स टू प्रोपोर्शनलिटी साइन कैपिटल M इंटू आई। नाउ देयर फोर फाई इजकल टू MI, देयर फोर d∅ इजकल टू, अगर चेंज देखेंगे M तो कांस्टेंट है, करंट में भी चेंज di हो जाएगा। नाउ कैपिटल M इज गिवन, म्यूचुअल इंडक्टेंस 1.5 एंड चेंज इन करंट इज di इज 20। यहाँ एक डिसमल दैट इज 15, 1.5 15/10, ये 0 से कैंसिल हो जाएगा डिसमल, दैट इज 15 इंटू 2 दैट इज 30। और मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट वेबर जिसका सिंबल W भी होता है। दिस इज द आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज विद द सेकेंड कॉइल इज, और d∅ इजकल टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द अदर कॉइल ड्यू टू magnetic flux linked with the second coil, other coil, due to change in current in the first coil is 30 Weber. d∅ इजकल टू M इंटू di, म्यूचुअल इंडक्टेंस 1.5 है, चेंज इन करंट 20, 0 से 20 हुआ है इसलिए चेंज इन करंट 20 एम्पियर माइनस 0 डेट इज 20 एम्पियर। तो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द अदर कॉइल इज 30 Weber, दिस इज द आंसर। और इसी के साथ ये पार्ट 10 और ये समाप्त होता है, जिसमें कि मैंने NCERT टेक्स्ट प्रॉब्लम्स का चैप्टर 6 का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का उन सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया, जिसको पिछले पार्ट में एक और पार्ट में मैंने कुछ प्रॉब्लम सॉल्व किए थे इस चैप्टर का NCERT टेक्स्ट बुक का, तो उसको सॉल्व नहीं किया था, जो प्रॉब्लम छूट गया था उसे इस पार्ट में सॉल्व किया। और इस चैप्टर का मोस्टली प्रॉब्लम मैंने सॉल्व कर दिया है, कुछ एक को छोड़ करके। तो ये इसी के साथ ये चैप्टर भी समाप्त होता है। और नेक्स्ट चैप्टर मैं स्टार्ट करूँगा बुक 2 से, रे ऑप्टिक्स। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए अकेले CBSE बोर्ड में 10 मार्क्स का है रे ऑप्टिक्स, और अदर स्टेट बोर्ड्स में 9 मार्क्स का। तो एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है, इसको देखते हुए चैप्टर 7 अल्टरनेटिंग करंट एंड चैप्टर 8 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव EM वेव्स, तो इन दोनों चैप्टर को मैं बाद में करूँगा रे ऑप्टिक्स वेव ऑप्टिक्स करने के बाद। तो अगला पार्ट सेकेंड बुक का, अगला चैप्टर सेकेंड बुक का पहला चैप्टर, जो कि टोटल चैप्टर 9 है, वह होगा। थैंक यू वेरी मच।